बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी, जिसमें आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक जियोग्राफी में कुछ भी नहीं तैयार किया, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में जो प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं, ये प्रश्न आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो ये सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियो अपलोड कर रखा है फिजिकल जियोग्राफी की। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला प्रश्न है जो हमारा आज का, वो है कि अपर्दन शब्द को परिभाषित कीजिए। अपर्दन क्या है? ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। अपर्दन क्या है? 3 नंबर में प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं अपर्दन क्या होता है। अपर्दन वह भू आकृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल, वायु, बर्फ या अन्य प्राकृतिक शक्तियाँ पृथ्वी की सतह से मृदा, चट्टानों एवं अन्य कणों को हटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। यह प्राकृतिक क्रिया भूमि को धीरे धीरे खिसकाती है या खिसकती है, घिसती है और उसके स्वरूप में परिवर्तन करती है। अपर्दन में वर्षा, नदी, समुद्री लहरें, ग्लेशियर तथा वायु रचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। क्षरण, जिसको हम घिसना कहते हैं, परिवहन, जिसको हम ढोना कहते हैं, और निक्षेपण, जिसे हम जमा करना कहते हैं। इसके कारण घाटियाँ, तलहटी, नदियाँ और आकृति आदि बनती हैं। अतः अपर्दन भू आकृति विज्ञान की एक मूलभूत और सतत प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को आकार देती है। देखिए अपर्दन आप सभी लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, मतलब मृदा का कटाव। तो अपर्दन वह भू प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जल, वायु, बर्फ या अन्य प्राकृतिक शक्तियाँ पृथ्वी की सतह से मृदा, चट्टानों एवं अन्य कणों को हटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। मतलब जब बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव होता है, मृदा अपर्दन होता है, तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाती है, कटकर जाती है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। बारिश क्या होती है? प्राकृतिक होती है। तो एक प्रक्रिया प्राकृतिक होती है। ये धीरे धीरे घिसती है। क्या होता है? धीरे धीरे घिसता है, इसके स्वरूप में परिवर्तन करती है। मान लीजिए कहीं पर एक ऊंचा है, टीला है, जब बारिश होती है वहाँ पर मृदा का अपर्दन होता है, तो वो धीरे धीरे टीला क्या होता है? गायब होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति में चेंज हो जाता है। अपर्दन क्या होता है? वर्षा, नदी, समुद्री लहरें, ग्लेशियर, वायु संरचना, ये सभी इसकी भूमिका निभाती हैं। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। जैसे कि पहले क्षरण होता है, घिसता है, फिर वहाँ से ढोना। मान लीजिए कोई मिट्टी कटी तो उसको ढोना, मतलब वहाँ से ले जाना। फिर उसके बाद निक्षेपण, मतलब जमा करना, ले जाकर कहीं और जमा कर देना। तो यही प्रक्रिया होती है मृदा अपर्दन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहाँ पर उसकी संरचना को चेंज करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी के कटाव को या फिर किसी अवसाद को ले जाना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो कि पृथ्वी की सतह को आकार देती है, पृथ्वी की सतह को एक नया स्वरूप प्रदान करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपर्दन क्या होता है। 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक, तैयार जरूर कर लेना है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है वलन के प्रकार। वलन क्या होता है? ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है। तो यहाँ पर अब की बार वलन नहीं, तो ये वलन का प्रकार है। तो वलन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर में। ठीक, अगर आपसे 3 नंबर में पूछता है तो या तो आपको वलन के प्रकार पूछ लेता है आपसे, या फिर वलन क्या है ये पूछ लेता है डायरेक्ट। तो आइए देखते हैं वलन के प्रकार क्या, कितने प्रकार का वलन होता है। वलन भूभागीय प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की परतें आंतरिक बलों के कारण मोड़ खा जाती हैं। या तब होता है जब प्लेट एक दूसरे की ओर दबती हैं। वलनों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। देखिए सबसे पहले वलन हम 2 शब्दों में जान लिए कि वलन भूभागीय प्रक्रिया है जो पृथ्वी की परतें आंतरिक बलों के कारण मुड़ जाती हैं। यह कब होता है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे को दबाती हैं, दबाव पड़ता है, तो ये प्लेटें आंतरिक रूप से आंतरिक बलों के कारण मुड़ जाती हैं, वही वलन कहलाता है। वलन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रकटन वलन,
प्रकटन वलन क्या होता है? या ऊपर की ओर उठा हुआ वलन होता है जिसे मध्य भाग ऊंचा होता है, ठीक। प्रोखर वलन या नीचे की ओर झुका हुआ वलन होता है जिसमें मध्य भाग नीचा होता है। सम वलन होता है, असम वलन होता है, चलित वलन होता है। तो ये कुछ वलन के प्रकार होते हैं, जैसे कि सम वलन जिसमें दोनों भुजाएं समान होती हैं, असम वलन जिसमें एक भुजाएं बड़ी होती है, मतलब एक भुजा ज़्यादा बड़ी होती है, एक दूसरी भुजा छोटी होती है। चलित वलन इसमें एक भुजा दूसरी पर चढ़ जाती है, मतलब जैसे कि दो प्लेटें होती हैं, यहाँ पर मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं और ये दूसरी प्लेट क्या है, इसके ऊपर ये प्लेट चढ़ गई है, तो यहाँ पर चलित वलन है, ठीक। और यहाँ पर सम वलन मतलब दोनों प्लेटें का देखिए भुजाएं क्या समान है, लेकिन असम वलन जो होता है, असम वलन ये देखिए एक भुजा क्या है, ये ज़्यादा रोटेट है, ठीक, ज़्यादा मुड़ी हुई है और ये दूसरी भुजा कम मुड़ी हुई है, तो ये क्या हो जाता है, अचलित वलन, असम वलन हो जाता है, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थानीय पवन का वर्णन कीजिए। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है, इग्नोर नहीं कर सकते इसको हम। स्थानीय पवन एग्जाम में आ जाता है, पवन क्या है, ये प्रश्न आ जाता है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेना कि पवन क्या है, पवन क्या होता है, ठीक। तो ये बात करते हैं स्थानीय पवन की। तो स्थानीय पवन वे हवाएं होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में एक निर्धारित समय पर विशेष कारणों से चलती हैं। स्थानीय पवन क्या होता है, वे हवाएं होती हैं जो कि एक विशेष क्षेत्र में, भाई स्थानीय पवन, स्थानीय का मतलब एक निश्चित जगह, एक आसपास जो आपके निकटतम हो, स्थानीय क्षेत्र, ठीक। तो किसी विशेष क्षेत्र में एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित समय होता है और एक विशेष कारण के द्वारा, विशेष कारणों से ही चलती हैं। ये पवनें अल्प क्षेत्र तक सीमित होती हैं। ये पवन जो होता है एक अल्प छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं। इनका प्रभाव स्थानीय वातावरण पर पड़ता है। इनका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा, ये भाई जानिए। जी पवन क्या है, ये स्थानीय पवन है, अपने लोकल रिसोर्स में, अपने लोकल एरिया में रह रहा है, तो ये अपने लोकल एरिया में क्या करेगा, इसका प्रभाव रहेगा, बाहर के एरिया में इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। तो स्थानीय पवन जो होता है इसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, स्थानीय वातावरण जो आसपास का वातावरण रहता है वहीं पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब कुछ प्रमुख स्थानीय पवन निम्नलिखित हैं, जैसे कि लू भारत गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा, ठीक। अगला है चिनूक जो अमेरिका व कनाडा में चलता है, पहाड़ों से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा। फिर तीसरा है मिस्ट्रल जो फ्रांस में चलता है, सर्दियों में तेज और ठंडी हवा चलती है। फिर चौथा है हर्मटन, अफ्रीका में चलता है, शुष्क और धूल भरी हवा होती है। तो ये पवन कुछ स्थानीय पवनों के नाम हैं, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न है वायु राशि। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, वायु राशि क्या है, ठीक। तो वायु राशि क्या होती है, तो इसको आइए समझते हैं। वायु राशि वह एक बड़ी मात्रा में विस्तृत वायुमंडलीय हवा का खंड है। क्या है, वायु राशि एक बड़ी मात्रा में विस्तृत वायुमंडलीय हवा का खंड है जो अपने क्षैतिज विस्तार में समान तापमान, आर्द्रता और दाब के गुणों को, आर्द्रता एवं दाब के गुणों को प्रदर्शित करता है, या सैकड़ों से हजारों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। या क्या होता है, ये सैकड़ों से हजारों किलोमीटर, मान लीजिए 100 से लेकर ये कई हजारों तक हो सकता है, के में हजारों तक, ये सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर तक फैली होती है। वायु राशियाँ आमतौर पर उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ वातावरण स्थित रहता है। तो वायु राशियाँ कहाँ पर बनती हैं, वायु राशियाँ आमतौर पर उन क्षेत्रों में बनती हैं जहाँ वातावरण स्थिर होता, वातावरण एक स्थिरता होती है, वातावरण में स्थिरता होती है, समान होता है। महासागरों या रेगिस्तानों के ऊपर वायु राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। महासागरों और रेगिस्तानों के ऊपर वायु राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप्स होती हैं वायु राशियाँ की। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है स्थलीय वायु राशि। क्या, स्थलीय वायु राशि। दूसरा होता है समुद्री वायु राशि। स्थलीय वायु राशि क्या होता है, जो स्थल क्षेत्रों पर बनती हैं वे राशि स्थलीय वायु राशि कहलाती हैं। जबकि दूसरा समुद्री वायु राशि, जो समुद्रों के ऊपर बनती हैं वे समुद्री वायु राशि कहलाती हैं। वायु राशियों के आपसी संपर्क में मौसमी परिवर्तन होते हैं। हाँ, वायु राशियों के जब आपसी संपर्क होता है, उनके आपस में संपर्क होता है तो मौसमी परिवर्तन होता है, जैसे चक्रवात, वर्षा आदि। ये वैश्विक मौसम प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, तो जो ये
आपका स्थलीय वायु राशि और समुद्री वायु राशि होता है, ये क्या करते हैं, ये वैश्विक मौसम प्रणाली को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको इग्नोर नहीं करना, तैयार कर लेना है। उसके बाद जैविक उत्तराधिकार क्या है, 3 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैविक उत्तराधिकार क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक, इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि जैविक उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। जैविक उत्तराधिकार वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी स्थान की जैविक समुदाय, जिसको हम वनस्पति और जीव जंतु कहते हैं, में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होते हैं। मतलब समझिए, यहाँ पर जैविक उत्तराधिकार वह प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा किसी स्थान की जैविक समुदाय में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई नया या नष्ट हुआ क्षेत्र, जैसे ज्वालामुखीय लावा, जल निकासी क्षेत्र या बर्फीली भूमि पर जीव धीरे धीरे बसने लगते हैं। समझिए यहाँ से, यह कब शुरू होती है, जब कोई नया या फिर नष्ट हुआ क्षेत्र जहाँ पर ज्वालामुखी लावा या जल निकासी क्षेत्र या बर्फीली भूमि पर धीरे धीरे बसने लगते हैं, तब इसका विकास होता है या प्रक्रिया तब शुरू होती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, जैविक उत्तराधिकार के 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक उत्तराधिकार, द्वितीयक उत्तराधिकार। तो प्राथमिक उत्तराधिकार क्या होते हैं, जहाँ पहले से कोई जीवन नहीं होता है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए पहले से कोई जीवन यापन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगर जीवन यापन होगा तो प्राथमिक उत्तराधिकार होगा, प्राथमिक पहली बार हो रहा है। लेकिन द्वितीयक उत्तराधिकार होता है जहाँ पहले जीवन था पर नष्ट हो गया हो, जहाँ मान लीजिए पहले कुछ समय पहले जीवन था लेकिन वर्तमान समय में जीवन नष्ट हो गया हो और वहाँ से फिर से ये हो रहा है, जैविक उत्तराधिकार हो रहा है, तो वहाँ पर द्वितीयक उत्तराधिकार कहलाता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, तो आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, बायोम को परिभाषित करें। बायोम क्या होता है, बायोम क्या है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप इसको। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और 3 नंबर के लिए तो रामबाण प्रश्न है। क्या रामबाण प्रश्न है, इसको तैयार आपको 100% कर ही लेना, क्योंकि पेपर में आपको आने वाला प्रश्न है ये। तो आइए बायोम क्या होता है उसको डिटेल में समझते हैं। बायोम एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें समान जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, यह जलवायु परिस्थितियों जैसे तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। प्रत्येक बायोम एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है। प्रत्येक बायोम क्या होता है, एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है। प्रमुख बायोम निम्नलिखित है। समझिए इसको, बायोम जो होता है एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें सामान्य जलवायु होती है, वनस्पति होती है और जीव जंतु पाए जाते हैं। यह जलवायु परिस्थितियों जैसे तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। तो बायोम कहाँ पर निर्भर करता है, ये जलवायु जो होती हैं ये निर्भर कहाँ करते हैं, तापमान वर्षा पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक बायोम में एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जो प्रमुख बायोम निम्नलिखित है। ठीक, कौन कौन से हैं, एक है टुंडा जो अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होता है, दूसरा टैगा जो होता है शीतकोश क्षेत्र का वन है जो कि कार्निफेरस वन है। ठीक, अगला है घास भूमि जो शुष्क व समशीतोष्ण क्षेत्र है। चौथा है रेगिस्तान जो अत्यधिक शुष्क क्षेत्र है। पांचवा है वर्षा वन जहाँ पर अत्यधिक आर्द्र व गर्म क्षेत्र होता है। ठीक, तो ये बायोम होता है। ठीक, 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तैयार जरूर करना है। उसके बाद है प्रतिचक्रवात। चक्रवात क्या होता है, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रतिचक्रवात क्या है ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आपको तैयार करना है तो इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रतिचक्रवात क्या है। प्रतिचक्रवात एक उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। प्रतिचक्रवात क्या होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र, जहाँ पर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वायुदाब होता है उच्च होता है, जिसमें वायुदाब चारों ओर से कम होता है, और वायु केंद्र की ओर नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे की ओर बहती है। समझिए ध्यान से इसको।
प्रतिचक्रवात एक उच्च वायु दाब क्षेत्र होता है जिसमें वायु दाब जो होता है चारों ओर से कम होता है, जिसमें वायु दाब चारों ओर से कम होता है और वायु जो होती है केंद्र की नीचे से ऊपर की ओर के बजाय, जो नीचे से ऊपर की ओर की बजाय वह ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होती बहती है। इसका कारण आकाश, इसका कारण क्या है? आकाश सामान्यतः साफ रहता है और वर्षा की संभावना कम होती है। इसके कारण क्या होता है ना, इसके कारण से आकाश में बादल नहीं दिखाई देंगे, आकाश एकदम साफ रहता है। जब आकाश साफ रहता है तो बारिश की संभावना कम होती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में वायु दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त। ठीक, समझिए जब यहाँ पर ये क्या होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर बहती है तो होता क्या है, यहाँ पर मौसम साफ रहता है और वर्षा की संभावनाएं कम होती हैं। बारिश कब होती है? जब बादल घेरते हैं, काले बादल आते हैं और मौसम एकदम अंधेरा सा हो जाता है, मौसम एकदम अंधेरा सा छाया सा आ जाता है, तब बारिश की संभावना होती है और तब जाकर कहीं बारिश होती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जब मौसम साफ हो जाता है तो बारिश की संभावनाएं कम होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात वायु के दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त। ठीक, क्या है ये प्रतिचक्रवात? प्रतिचक्रवात सामान्यतः स्थिर मौसम में स्थिति को दर्शाता है। प्रतिचक्रवात जो है ना सामान्यतः स्थिर मौसम स्थिर है, ना तो मौसम बन रहा है बारिश का, ना कि वहाँ पर ज़्यादा धूप हो रही, मौसम एक लेवल पर स्थिर है, उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। या कृषि, वायुयान या संचालन तथा समुद्री यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होता है। हाँ, जब मौसम साफ होता है तभी वायुयान जो होते हैं संचालन इनका होता है, समुद्री यात्राएं जो होती हैं इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। मौसम खराब होने पर वायुयान, ये जो हवाई जहाज सफ़रें कर रही होती हैं, समुद्र में नावें चल रही हैं, जहाज़ें चल रही होती हैं, समुद्र यात्रा करने में से सभी दुर्लभ होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब ये प्रतिचक्रवात होता है, मौसम साफ होता है, तो इनके सबके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। या चक्रवात के विपरीत होता है। देखिए प्रतिचक्रवात जो है ये चक्रवात के विपरीत होता है। किसके? चक्रवात के विपरीत होता है जिसमें निम्न वायुदाब होता है, जिसमें निम्न वायुदाब होता है और वर्षा अधिक संभावना होती है। देखिए चक्रवात क्या होता है, समझिए ध्यान से। चक्रवात जो होता है उसमें निम्न वायुदाब होता है और बारिश की अधिकतम संभावना होती है, बारिश की संभावना अधिक होती है। लेकिन प्रतिचक्रवात क्या होता है, उसमें उच्च वायुदाब होता है और बारिश की संभावना बहुत कम होती है। समझ गए होंगे आप कि प्रतिचक्रवात और चक्रवात क्या है। ये दोनों प्रश्न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, चाहे आपसे चक्रवात पूछे या फिर प्रतिचक्रवात पूछे। ये प्रश्न दोनों जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको तैयार जरूर से ज़रूर कर लेना। 3 नंबर इस प्रश्न से आपको मिलने वाला है, 100% पेपर में आने की इसकी संभावना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम का महत्व का वर्णन कीजिए। जेट स्ट्रीम क्या है, इसके महत्व का वर्णन करना है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ जरूर लेंगे। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की उच्च परतों में बहने वाली तेज गतिशील पवन धारा है। जेट स्ट्रीम क्या है? वायुमंडल की उच्च परतों में बहने वाली तेज गतिशील पवन धारा है जो लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसकी गति 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है और ध्रुवीय व समशीतोष्ण क्षेत्रों के बीच पाई जाती है। महत्व क्या है इसका? ये मौसम प्रणाली को प्रभावित करती है, जैसे मानसून की चाल। ये विमान यातायात में सहायक या बाधक बन सकती है। चक्रवात व प्रतिचक्रवात, चक्रवात व प्रतिचक्रवात की स्थिति में परिवर्तन करती है या जलवायु परिवर्तन के संकेत भी देती है। भारत में मानसून का आगमन और वापसी पर इसका विशेष प्रभाव होता है और यह वैश्विक जलवायु प्रणाली मानी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कई सारे प्रश्न देखे जो कि फिजिकल जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार जरूर कर लेना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो ये प्रश्न आपको 100% पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।